सभी को नमस्कार। सभी छात्र और छात्राओं को 74वां गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा का ढेर सारा शुभकामनाएं। आज हम आपको जो बताएंगे ये गणित का वस्तुनिष्ठ कैसे बनाया जाता है, कैसे बनाते हैं। एक क्वेश्चन से आपको और ढेर सारा क्वेश्चन जानकारी मिलेगा। वो कैसे करेंगे वो देखिएगा। ऐसा नहीं हम टिक मारे जाएंगे, उस याद नहीं हो, समझ में नहीं आएगा। टिक मारना ये कोई अथी नहीं है। आप अधिकांश देखिएगा कि इसका ये हुआ, इसका ये हुआ, पूरा उस पर डिस्कस करे ताकि उसका इर्द गिर्द भी क्वेश्चन पूछे। और क्वेश्चन इर्द गिर्द जरूर पूछता है। अगर बिहार की राजधानी पटना पूछा तो पटना के क्वेश्चन अगला बार इर्द गिर्द रहेगा। बात समझ गए? चलिए समय को ना जाए तो पहला क्वेश्चन आपके पास है। इनमें कौन सा आवाज संख्या? पहले समझिए, सहआवाज संख्या कहेंगे किसको? सहआवाज संख्या वैसी दो संख्या जिसका महत्तम समवर्तक एक होता है, जिसका महत्तम समवर्तक एक होता है उसको सहआवाज संख्या कहते हैं। तो इनमें पकड़ना है कि किसका महत्तम समवर्तक एक होता है। तो याद रखिएगा, महत्तम समवर्तक एक होने का मतलब कि दोनों संख्या डिफरेंट रहेगा, मतलब कोई भी दोनों संख्या में वो नहीं आएगा। दोनों संख्या कोई भी संख्या के खोड़ा में वो नहीं आएगा। जैसे आपको हम बताते हैं, जैसे चलते हैं डी 84 और 2184। देखिए 21 का में दोनों है, 21 से कम 21 से 84। तो जिसका महत्तम समवर्तक एक होगा उसी को कहेंगे सहआवाज संख्या। 13 चौका 52 नहीं होगा। 18 में देखिए 18 और 25 है, 18 और 25 कौनों खोड़ा में नहीं है। तो कौनों खोड़ा में नहीं रहेगा तो एक में तो रहबे करेगा, एक का में तो रहबे करेगा। तो यही उत्तर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? यही उत्तर हो जाएगा। 14 35 7 दूनी 14 7 पचे 35। 7 से कट रहा दोनों की नहीं कट रहा है ना। तो वही समझ गए हमारी बात को। पहले समझिए, देखिए इसमें जो है किसी भी संख्या में ये दोनों नहीं है, ये दोनों है किसी में, और सब में, ये 21 का में, 13 का में, इस 7 का में है। 7 दूनी 14 7 पचे 35। मगर 18 25 को खोड़ा में है ये नहीं, एक के सिवा छोड़ के। तो एक के सिवा एक का में है तो महत्तम समवर्तक एक हो गया। मतलब महत्तम समवर्तक का परिभाषा क्या है? दोनों संख्या को जो काटे। तो 18 और 25 को क्या काट रहा है? एक काट रहा है, एक के अलावा कोई काट रहा है? नहीं काट रहा। तो महत्तम समवर्तक एक हो गया। बात समझिए। इसी में पूछता है यौगिक संख्या। क्या पूछेगा? यौगिक संख्या पूछ देता है। या अब यौगिक वाला काले उदाहरण है, मतलब प्रश्न क्यों बताएंगे, यहीं पर समझा देते हैं। यौगिक संख्या है ना, यौगिक संख्या किसको कहेंगे? यौगिक संख्या भाज्य संख्या को कहते हैं। किसको कहते हैं? भाज्य संख्या। जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से कटे उसको यौगिक संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या, यौगिक को भाज्य कहा जाता है ना। तो भाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 4 6 8 9 10 12 14 15। ये सब क्या है? यौगिक। सबसे छोटा पूछता है इसमें सबसे छोटा पूछता है। या ये भी पूछेगा कि इन चारों में कौन यौगिक संख्या है, कौन यौगिक संख्या है। तो देख लीजिएगा, जो वो अपने और एक के अलावा दूसरी संख्या से कट रहा है वो समझ जाएंगे यौगिक संख्या। बात अब इसी में आता है ऋण संख्या। ऋण संख्या जिसको अभाज्य संख्या कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या है ना। इसको भाज्य संख्या कहेंगे। तो अभाज्य संख्या या ऋण संख्या जो एक और अपने, एक तो सबसे कटा, एक छोड़ देते हैं, जो सिर्फ अपने से कटे तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है। बराबर पूछता है। या कहेगा इनमें कौन अभाज्य ऋण संख्या है ना। ऋण अभाज्य भी नहीं देता है, ऋण दे देता है, लड़का फंस जाता है ना। 2 3 5 7 10 11 13 ... चलिए देखिए, ऋण पूछेगा तो सबसे छोटी ऋण संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है ना। 5 7 11 13 ... समझ गए? सम संख्या जानबे करते हैं, जो 2 से कटे, विषम संख्या जो 2 से ना कटे। यही तीनों, मतलब ज्यादा यही पूछता है, ज्यादा ये और ये तीनों पूछता है, सम विषम नहीं पूछता है।
बात समझ के आ गया होगा। अभी तीनों से अगर क्वेश्चन रह जाएगा आपसे आराम से हल हो जाएगा, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, इनमें किनका दशमलव प्रसार शांत है। शांत अशांत समझिए। शांत कहेंगे जिसका जो संख्या भाग देने के बाद पूरा पूरा कट जाए, शांत। और जो संख्या भाग देने के बाद पूरा पूरा ना कटे, अशांत, है ना। पहले से एक और विधि है जिसका हर नीचे हर का गुणनखंड 2 आवे 5 आवे या 2 5 दोनों आवे, 2 आवे 5 आवे 2 5 दोनों आवे तो शांत होगा। इसके अलावा इसके साथ और कोई भी संख्या आ गया अशांत हो जाएगा, है ना, समझ गए। चलिए देखिए इधर क्या कह रहा है, 21/16, 1600 का गुणनखंड करेंगे तो याद रखिएगा 2 और 5 ही आएगा, 2 और 5 ही आएगा। 210 का गुणनखंड करेंगे तो इसमें 3 भी आ सकता है, 7 भी आएगा, है ना, तो यह नहीं होगा। 88 1 8 88 नहीं होगा। 75 है तो 25 3 75, है ना, 25 3 आ रहा है तो कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको समझिए, फंसाने के लिए कभी कभी दे देगा, जैसे ऑप्शन रहेगा जो भी लिखल रहेगा, कभी कभी दे देगा 3/75, तो इसको काट दीजिएगा, याद रखिए इसको काटिएगा। 3 एकम 3 25 3 75 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। क्या होगा, ये शांत होगा, याद रखिएगा। ये काटिएगा, पहले पूरा समझे देखिए जो कट रहा है, फंसाने के लिए कभी कभी देता है, अगर कट रहा है तो उसको काट के देखना है कि शांत है कि अशांत, समझ गए। शांत अशांत एक क्वेश्चन कंफर्म रहेगा, सबको समझ में आ गया होगा। जिसका हर का गुणनखंड 2 5 दोनों आए तो शांत होगा। इसके अलावा इसके साथ कोई भी संख्या रह जाएगा, शांत नहीं होगा। एक परिमेय संख्या भी पूछता है, परिमेय संख्या रहेगा जिसका वर्गमूल निकले, परिमेय संख्या जिसका वर्गमूल ना निकले, अपरिमेय संख्या। फंसाने के लिए क्या करता है, फंसाने के लिए क्या कर देता है परिमेय संख्या में कि 3√2/5√8। अब कहेगा परिमेय है कि अपरिमेय, तो हम तो सीधा सीधे देखेंगे 2 का वर्गमूल नहीं निकल रहा है, 8 का वर्गमूल नहीं निकल रहा है, क्या हो जाएगा, परिमेय हो अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब काटना है, इसको हल करना है। क्या करना है, 5√8/5√8। अब क्या कीजिए, 5 15 8 8 दूनी 16 और 5 25 और 8 64। अब देखिए इसका वर्गमूल निकल रहा है, इसका वर्गमूल निकल रहा है, ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। इतना हल नहीं करना, एकदम शुद्ध हल करने के लिए बताएं, इसको डायरेक्ट कर देते हैं हम। कितना हो जाएगा, 4 3/5√4। 4 का वर्गमूल निकल रहा है ना, 4 का वर्गमूल निकल रहा कि नहीं निकल रहा है ना, 5 दूनी 10 हो गया, है ना, समझ गए। परिमेय अपरिमेय भी समझ गए। एक क्वेश्चन क्या बताए, भाज अभाज सहभाज, है ना। परिमेय संख्या समझ गए जिसका वर्गमूल निकले, क्यों बताना क्यों जरूरी नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद अपरिमेय संख्या जिसका वर्गमूल ना निकले, शांत अशांत बता ही दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए इस टाइप का भी एक क्वेश्चन रहता है, दो संख्याओं का महत्तम सहवर्ती कितना, लघुत्तम सहवर्ती कितना है, तो इनमें से एक संख्या इतना तो दूसरा संख्या निकाले, है ना। इस टाइप का एक क्वेश्चन भी रहता है बाबू, याद रखिएगा, इस टाइप का एक क्वेश्चन रहता है ना। तो इसका सूत्र जानिए, सूत्र इसका होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुना लासा या लासा गुना मासा, ये सूत्र होता है। और ये एक क्वेश्चन और इस पर बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुना लासा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। कहीं प्रश्न में दिया रहेगा कि दो संख्या का गुणनफल बटा, दो संख्या का गुणनफल बटा में रहेगा, बराबर है, बटा में, बटा मासा गुना लासा, है ना। ये सॉरी मासा गुना लासा, आई दोनों संख्या इस साइड है, गुना में उछल जाएगा भागा में, मासा गुना लासा बटा दोनों संख्या का गुणनफल ये किसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है। क्या बोले, मासा गुना लासा बटा दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर, 1 के बराबर। दोनों संख्या का गुणनफल बटा मासा गुना लासा किसके बराबर, 1 के बराबर। अब ये सूत्र आ गया, इस पर बैठा दिए मान, दोनों संख्या का गुणनफल, तो दो संख्या नहीं दिया हुआ है यहाँ, तो 1 के संख्या दिया हुआ है, 54 दूसरा संख्या को हम b मान लेते हैं,
मासा कितना है 27 और 162। अब काट दीजिए इसको, 27 दूनी 54, 2 से इसको काटिए, 2 8 16, 2 एकम 2, बी का मान क्या आ गया 81 आ गया। क्या आ गया 81 आ गया। ऑप्शन नंबर खत्म। समझ गया हमारी बात। और इसमें एक क्वेश्चन और पूछ देता है, एकदम पूछेगा इसमें एक क्वेश्चन और पूछ देता है इस टाइप के कि 9 12 18 का मासा निकाले, है ना। अगर छोटा संख्या रहेगा तो ये ध्यान दीजिएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या, ऑप्शन में देखिएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काट दे उसी को मासा कहते हैं। इन तीनों को जो काटेगा उसको मासा कहेंगे। तो कौन घोड़ा जो इन तीनों को काट रहा है, 3 3 3 9, 3 चौक 12 और 3 छक 18, 6 काटेगा 18 12 को, मगर 9 को नहीं काटेगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया, इसका महत्व सार्थक क्या हो गया 3 हो गया। समझ में आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, दे देगा। या अगर लॉन्ग विधि से बनाना चाहते हैं तो 9 का गुणनखंड कीजिएगा, 3 3 9, 2 दूनी 4 3 12 और 3 3 9, 2 गुना 3 गुना 3। महत्तम समर्थक किसको कहते हैं, महत्तम समर्थक जो तीनों में मिले और जो सबसे कम रहे। तो 3 इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इन तीनों में 3 सबसे कम किसमें है, इसमें है, तो 3 हो गया। 2 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, 2 नहीं लिखेंगे, जो मिलेगा उसी को लिखेंगे, ये महत्तम हो गया। समझ गए। चलिए अगला चैप्टर, अगला चलिए आइए, परिमेय क्या है। परिमेय क्या है, परिमेय जो है बाबू परिमेय जो है ये अपरिमेय होता है। क्या होता है, अपरिमेय होता है। परिमेय क्या है, अपरिमेय। अगर परिमेय का मान दे दिया, अगर पूछ दे 22/7 क्या होगा, 22/7 क्या होगा तो परिमेय होगा, लेकिन परिमेय पूछेगा तो अपरिमेय होगा। 22/7 परिमेय और पाई पूछेगा तो अपरिमेय। पाई क्या है, अपरिमेय। ठीक। 0.13 पर आवर्त है का परिमेय संख्या क्या होगा, है ना। परिमेय संख्या अगर इस दशमलव के बाद जो अंक है उस पर पूरा पर आवर्त रहेगा तो आवर्त को हटाने के लिए 9 से भागा दिया जाता है, 9 से, है ना। तो देखिए 13 दे दिए और उसके बाद 2 अंक पर आवर्त 2 9 दे दिए, मतलब डी उत्तर हो जाएगा इसका। और नहीं तो इसका सूत्र जानबे करते हैं, परिमेय संख्या बराबर कुल संख्या। देखिए हल कर देते हैं यहाँ पर, परिमेय संख्या बराबर कुल संख्या। तो कुल कितना है 13, घटाओ अनावर्त माने आवर्त केकरा पर नहीं है तो 0 पर नहीं है, बटा 10 पर पावर दशमलव के बाद अंकों की संख्या 1 2 अंक है, घटाओ 10 दशमलव के बाद अनावर्त की संख्या। अनावर्त माने जगह पर आवर्त ना रहे, तो 2 को पर है, दोनों पर आवर्त है, ये तो अनावर्त नहीं है तो 1, तो 13 0 हो जाएगा। सब पर तो है ही है, 13 में से 0 गया 13, 10 पर पावर 2 के मतलब 100, कोई अंक पर पावर 0 का मतलब 1, तो 100 में से 1 गया क्या हो गया 99 हो गया। बात समझ गए। यदि P और Q 2 अभाज्य संख्या है तो याद रखिए 2 अभाज्य संख्या का महत्तम समर्थक 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। 2 अभाज्य संख्या का महत्तम समर्थक 1 होता है। हाँ, इस पर एक क्वेश्चन और पूछता है कि 2 परिमेय संख्या के बीच में कितना परिमेय संख्या होता है, तो कोई पता नहीं, अनंत। 2 अपरिमेय संख्या के बीच में कितना अपरिमेय संख्या होता है, इन्फिनिटिव, अनंत। समझ गए। चलिए दोनों क्लियर। और अभाज्य संख्या का महत्तम समर्थक 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। √12 का परिमेयकरण है ना, √12 का परिमेयकरण इसमें आप देखिए परिमेयकरण इसका क्या है, इसका परिमेयकरण 12 दूनी 24 परिमेयकरण नहीं होगा, 12 छक 72 परिमेयकरण नहीं होगा, 12 5 60 परिमेयकरण नहीं होगा, 4 12 इसका परिमेयकरण क्या है, मतलब कि 21 से पूरा कट रहा है, 21 से पूरा कट रहा है, तो 3 से कट रहा पूरा है ना, 3 से मतलब उसका वर्गमूल निकल जा रहा है। जैसे आपको हम बताते हैं, कहता है कि 1/√2 का परिमेयकरण करे, 1/√2 का परिमेयकरण करे तो क्या करते हैं, √2 बराबर √2 और √2 दूनी √4 हो गया, √2/4 के वर्गमूल 2 आ गया ना। तो उसी प्रकार इसका किसके वर्गमूल निकलेगा, तो √3 जो होगा इसका राइट उत्तर होगा, 12 36। ठीक। यदि P
एक धनात्मक पूर्णांक है तो सम पूर्णांक खोजना है। इसमें सम पूर्णांक कौन है ना, इसमें सम पूर्णांक। तो एक क्या है विषम, एक क्या है विषम, 3 क्या है विषम, तो सम क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा। इसमें विषम भी पूछ देता है, तब विषम पूछेगा तो इस टाइप का रहेगा, है ना, इस टाइप का रहेगा विषम। बात समझ गए हमारी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होता क्या है, परिमेय संख्या होता क्या है ना, तो परिमेय संख्या होता क्या है, प्राकृतिक संख्या तो नहीं हो सकता है ना, पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, पूर्णांक नहीं हो सकता, वास्तविक संख्या होगा। अब कहोगे काहे सर वास्तविक संख्या होगा, तो सुनिए, वास्तविक संख्या किसको कहेंगे, वास्तविक परिमेय प्राकृतिक संख्या, गिनती की सारी संख्या को प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या में शून्य को मिलाने से पूर्ण संख्या, अब पूर्ण संख्या के ऋणात्मक और धनात्मक परिवार को पूर्णांक संख्या, अब परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिलाने से वास्तविक संख्या बनता है। क्या बनता है, वास्तविक संख्या बनता है। कभी कभी क्वेश्चन बोल देता है, कभी कभी क्वेश्चन कहता है π/3 क्या है, π/3 एकदम आपको लास्ट में हम फिर बताएंगे, ऐसा चीज बताएंगे लास्ट में कि मतलब कि वही करने उससे करने से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, बहुत ज्यादा अंक आएगा। लास्ट में वो चीज बताएंगे हम। देखिए π/3 क्या है, तो π/3 है अपरिमेय संख्या के साथ गुना करने पर, जोड़ने पर, घटाने पर, भागा देने पर सब क्या होता है, अपरिमेय होता है। क्या होता है, तो π/3 भी क्या हो जाएगा, π/3 भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या होगा, अपरिमेय। π/3 भी क्या होगा, अपरिमेय। समझ गए हमारी बात। चलिए देखिए, द्विघात बहुपद के कितने शून्यक हैं, तो द्विघात है ना, द्वि माने 2, घात माने पावर, जिसका घात 2 से ज्यादा ना। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक, तो द्विघात है, तो द्विघात बहुपद के को शून्यक होगा 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा, है ना। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक, 2 शून्यक। अब द्विघात बहुपद के घात भी पूछेगा तो 2 घात, सबसे अधिक 2 घात होगा। द्विघात में घात 2 होना चाहिए। निम्न में कौन बहुपद नहीं है, निम्न में कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं होगा जो चर x y a से z तक, जो चर बटा में आए, जो चर बटा में आए, जो चर बटा में आए, बहुपद नहीं होगा। जो चर पर पावर माइनस में रहे, बहुपद नहीं होगा। जो चर रूट में रहे, बहुपद नहीं होगा। जो चर पर पावर बटा में रहे, बहुपद नहीं होगा। बात समझिए, जो चर बटा में रहे, जो चर पर पावर माइनस में रहे, जो चर रूट में रहे, जो चर पर पावर बटा में रहे, बहुपद नहीं होगा। याद रखिएगा, बहुपद नहीं होगा। आप इसमें कभी कभी फंसाता, इनमें कौन बहुपद है, इनमें कौन बहुपद है, ये बोल देता है। तो बताइए तो इनमें कौन बहुपद है। इनमें कौन बहुपद है, बताइए, इनमें कौन बहुपद है। समझ रहे हैं, इनमें कौन बहुपद है बताना है। तो जिस पर पावर माइनस में रहे, बहुपद नहीं होगा। जिस पर पावर बटा में रहे, बहुपद नहीं होगा। और जो चर रूट में रहे, बहुपद नहीं होगा। तो ये बहुपद है कि नहीं, ये बहुपद है। ये कौन बहुपद है, शून्य घाती बहुपद है। कैसे, अगर 4x पर पावर हम 0 दे दिए, तो हम जानते हैं कि कोई अंक पर पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है, 4 एकम 4, इसलिए यही बहुपद है। कोई अंक दे देगा वो बहुपद रहेगा, याद रखिएगा। समझ गए। अब पूछेगा द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं। कितने शून्यक, 2 शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद क्योंकि बता ही दिए हैं। अब कहेगा द्विघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है, इनमें कौन द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, तो व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c। कहेगा द्विघात बहुपद के शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं, उसका नाम दिया गया है अल्फा बीटा। क्या होता है, अल्फा बीटा। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए कह रहा है कि यदि बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान, है ना। आपको सब टाइप का इसमें हम बता देते हैं, सब टाइप का बता देते हैं एक में, है ना। अल्फा प्लस बीटा का सबसे पहले बता देते हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटा a होता है। ए हो गया, ई बी हो गया, ई सी हो गया, ठीक। अब
अब माइनस, अब बी के मान क्या हो गया -4, ए के मान क्या हो गया 1, माइनस माइनस प्लस, 1 से 4 में भागा देंगे वैल्यू की हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। सी के मान 1 ए के मान 1 बराबर 1। अगर कह दे 1 बटा अल्फा 1 बटा बीटा, 1 बटा अल्फा 1 बटा बीटा, तो इसका सूत्र हम लिख देते हैं माइनस बी बाई सी होता है। ऐसे देखिए हल करके बताते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, इसका सूत्र होता है माइनस बी बाई ए, इसका सूत्र होता है सी बाई ए, है ना, माइनस बी बटा ए, और ए मोटी लकड़ी के साथ ऊपर सी नीचे, खत्म की आ गया सी बाई माइनस बी बाई सी आ गया। तो बी के मान माइनस 4, सी के मान 1 की हो जाएगा 4 हो जाएगा। बात समझ गए? समझ में आ गया? तीनों टाइप के, तीनों टाइप में एक टाइप रहेगा, याद रखिएगा। ये तीनों टाइप में एक टाइप रह सकता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब बैठा दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई ए होता है और 2 अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। अब माइनस बी बाई ए का स्क्वायर करेंगे। अच्छा पहले मान बैठा देते हैं, माइनस बी कितना आया था, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आया था 4 आया था, 4 के स्क्वायर घटाओ 2 गुना इसका आया था 1, है ना, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 में 2 गया, 16 में से 2 गया 14। समझ गए? तीनों ये 3 टाइप से पूछेगा बाबू साहब। और एक चीज और कहेगा, त्रिघात बहुपद के कितने शून्य, तो द्विघात के 2, त्रिघात के 3, है ना, त्रिघात। एक और कह देगा, एक क्वेश्चन रहेगा कि यदि द्विघात बहुपद का एक शून्यक, ध्यान से सुनिएगा, यदि द्विघात बहुपद का एक शून्यक -2 है, क्या कह रहा, द्विघात बहुपद का एक शून्यक -2 है, तो इसका गुणनखंड क्या होगा, इसका गुणनखंड क्या, जैसे यही क्वेश्चन है, इसका एक शून्यक -2 है, इसका एक शून्यक -2 है, तो -2 है इसका एक शून्यक, तो इसका गुणनखंड क्या होगा। तो याद रखिएगा, x के साथ अगर कोई अंक माइनस में रहे तो x के साथ प्लस में हो जाएगा, की हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अगर कहेगा द्विघात बहुपद का एक शून्यक 4 है, तो इसका गुणनखंड की हो जाएगा, ये प्लस में रहेगा तो x के साथ माइनस में, ये माइनस में रहेगा तो x के साथ प्लस में, या प्लस में रहेगा तो x के साथ माइनस में हो जाएगा। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन, द्विघात बहुपद निकाले जिसका शून्यक -2 और 6 है। शून्यक दिया हुआ -2 और 6, तो द्विघात बहुपद निकालना है। इसको निकालने का 2 विधि है, मगर हम जो निकालते हैं मतलब एक ही में, मतलब अगर सिंपल तरीका से बटा में नहीं रहे तो आराम से सूत्र पर बैठा सकते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं मेरी बात? तो एक्स स्क्वायर माइनस द्विघात बहुपद के 2 शून्यक अल्फा और बीटा, तो यहाँ पर अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ है -2 प्लस 6 इंटू एक्स प्लस -2 इंटू 6 हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 6 में से 4 2 गया, 4 एक्स और प्लस माइनस 6 दूनी 12। समझ गए? मगर अगर बटा में रहेगा तो ये लफड़ा जैसा हो जाएगा आपके साथ, इसलिए आप इस तरह से ना, ऐसे हिसाब को इस तरह से बनाइए, आपको लफड़ा नहीं होगा, है ना, आपको लफड़ा नहीं होगा। 2 शून्यक दिया हुआ तो अल्फा प्लस बीटा के मान की होता है -b बाई ए होता है सूत्र। अल्फा का मान -2 हो गया, बीटा का मान 6 हो गया, -b बटा ए बराबर 4 बटा 1 बराबर -b बटा ए निकल गया। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, अल्फा का मान -2 और बीटा का मान 6, सी बाई ए क्या हो जाएगा, -6 दूनी 12 बटा 1 अपना मान से सी बाई ए हो गया। अब इसका व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है ना, क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक का मान दोनों जगह सेम होना चाहिए, दोनों जगह ए के मान सेम होना चाहिए। एक है एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान -4, बी का मान क्या है, ए बी सी माइनस में रहता है, नहीं रहता है, और सी के मान -12 हो गया।
एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4x प्लस माइनस माइनस 12। ये तो सीधा है, तो आपको परेशानी नहीं हुआ। यदि ज्यादा बड़ा है, अगर बटा में रह जाएगा तो मामला फंस जाएगा। बटा में रहेगा तो मामला फंस जाएगा। इस पर बनाइएगा तो बटा में आ जाएगा, बटा में आ जाएगा। फिर उसको संगत द्विघात बहुपद के संगत समीकरण से लीजिएगा, बराबर 0 लघुत्तम निकालिएगा। जल्दी से बड़ा अगर मतलब कि बटा में नहीं रहे उस सूत्र पर बना लीजिए। अब बटा में रहे तो इस टाइप से बनाइए, बटा में रहे तो इस टाइप से बनाइए। बात समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान निकालिए। यदि से अगर क्वेश्चन भाष्य हल्का से पूछा तो ये पूछेगा, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, याद रखिएगा, है ना। चलिए शून्यक हम मान लेते हैं, मान लिए शून्यक अल्फा, है ना। अल्फा मान लिए शून्यक क्या है? अल्फा है। अल्फा मान लिए तो अल्फा का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/अल्फा। शून्यकों का गुणनफल की होता है c/a होता है, c/a। अल्फा अल्फा खत्म, की बचा? 1 बचा, बराबर c के मान माइनस के, c के मान माइनस के और a के मान 2 हो गया। तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, माइनस के बराबर 2, तो के तो माइनस में नहीं रहता है बाबू, तो -2 हो गया। समझ? इस टाइप का क्वेश्चन भी एकदम पूछता है वो, समझ गए? चलिए इस टाइप ये क्वेश्चन बताते हैं। यदि px बराबर इतना तो px बराबर तो p1 का मान निकाले का रहा, तो p1 कहां पर है? तो x के जगह पर 1 है, तो जजा 1 है, x है, वहां पर की रख देंगे? 1 रख देंगे। 1 के स्क्वायर 1, 5 एकम 5 माइनस 12, 5 1 6 घटाओ 12 बराबर -6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। इसका उत्तर बी हो जाएगा। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किसी बहुपद का घात होता है, किसी बहुपद का घात क्या होता है? किसी बहुपद का घात मतलब बहुपद का परिभाषा है कि घात पूर्ण संख्या हो, घात पूर्ण संख्या हो और गुणांक वास्तविक संख्या हो, उसको बहुपद कहेंगे। तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। जैसे मैं बता ही दिए थे कि कौन कौन होगा, भिन्न होगा तो नहीं होगा, ऋण पूर्णांक होगा तो नहीं होगा, बस पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस टाइप से हो सकता है ना। अब इसमें ये भी कहता है जिस बहुपद का घात 1 हो उसको कौन सा बहुपद कहते हैं? उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। एक घातीय बहुपद को क्या कहा जाता है? तो रैखिक बहुपद कहा जाता है। एक घातीय बहुपद का क्या नाम है? एक और नाम, तो रैखिक बहुपद है। एक क्वेश्चन इस टाइप से भी रहेगा, x स्क्वायर माइनस 11 का मान निकाले, तो संगत समीकरण से लिखिएगा x माइनस 11 बराबर 0। तो x स्क्वायर बराबर माइनस में आ जाएगा तो प्लस में, x बराबर द्विघात का 2 मान आना चाहिए, इसलिए प्लस माइनस। अब पावर ही सट जाता है तो रूट में, मतलब √11 आएगा माइनस √11 होगा। बात समझ गए? बात समझ में आ गया? तो बहुपद का घात क्या होता है? पूर्ण संख्या। कहेगा बहुपद का गुणांक क्या होगा? तो वास्तविक संख्या। क्या होगा? वास्तविक संख्या। समझ गए? आज हम सेट आपके लाएंगे, जो आज हम सेट लेकर आएंगे तो वास्तविक संख्या बहुपद 2 चैप्टर का सेट हम आपको मतलब लाइव आएंगे 2 चैप्टर लेके। कौन सी? वास्तविक संख्या और बहुपद का। समझ गए? जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए और एक चीज बता देते हैं, अब लगभग हम बता ही दिए, कुछ जो बचा हुआ है तो आप लाइव सेट में आपको बता देंगे। ठीक, एक चीज बता रहे हैं जो बोले थे कि लास्ट में बताएंगे, याद रखिएगा। अभी के बाद किताब को नहीं पलटिए, जो हम लिखाए हैं उससे मतलब रखिए। अब क्वेश्चन बैंक को पूरा क्वेश्चन को पलट दीजिए, क्वेश्चन बैंक को पूरा बनाइए। क्वेश्चन बैंक बना दिए, उसी से 80 से 90% पूछता है। 80 से 90% जो है क्वेश्चन बैंक से ही पूछेगा, याद रखिएगा। समझ गए हमारी बात? इसलिए क्वेश्चन बैंक को रगड़ दीजिए। उसका उत्तर से मतलब उत्तर जो हम लिखाए हैं या जो अपना मन से उसका उत्तर कन्वर्ट कर रहे हैं कोई भी विषय का, वो रखिएगा। जो उसमें लिखा रहे उससे मतलब मत रखिएगा। समझ गए? इसलिए क्वेश्चन बैंक कुछ नहीं, क्वेश्चन बैंक कुछ नहीं, क्वेश्चन बैंक। चलिए आज की क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद।